बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंध बोर्ड की 10th क्लास की इंग्लिश बुक का। और इसमें एक पोएम है और एक लेसन है। द वॉइस ऑफ गॉड पोएम है और द वॉइस कैलिफ लेसन है। इसके हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेज वगैरह करेंगे और पोएम की समरी वगैरह करेंगे। इस यूनिट की जो एक्सरसाइजेस करेंगे वो हम 1.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से करेंगे। और ओरल कम्युनिकेशन हम नहीं करेंगे, लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे। ग्रामर की एक्सरसाइजेज होती हैं इसमें। और राइटिंग में से हम करेंगे पैराग्राफ राइटिंग वगैरह। और यही चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। बाकी चीज़ें सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, अगर आप पढ़ें स्टडी करें। और वरना ये चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती हैं हम सिर्फ वही हल करेंगे। पहले हम लेसन देख लें क्या है। पहली पोएम है द वॉइस ऑफ गॉड और इसको लिखा है लुईस आई न्यूमैन ने। आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन आई डवेल अमंग द पीपल। तो यहाँ ये स्टीपल का बताया गया द टॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर रिलीजियस बिल्डिंग। तो जो शायर थे वो कह रहे हैं कि मैं खुदा की आवाज़ सुनने के लिए सबसे ऊंची मीनार पे चढ़ गया, लेकिन खुदा ने कहा कि नीचे जाओ, मैं लोगों के दरमियान ही रहता हूँ। और दूसरा है द वॉइस कैलिफ। तो ये जो है लेसन, इसमें बताया गया है कि खलीफा हारून रशीद के बारे में बताया गया है कि वो अपनी कौम में बहुत मकबूल थे और वो उनके मसाइल को हल करने के लिए दिन रात कोशिशों में लगे रहते थे। अपनी दानिशमंदी और अदल इंसाफ की वजह से भी वो काफ़ी मशहूर थे। एक दफ़ा उनकी अदालत में काजी ने 2 आदमियों को पेश किया और उनसे कहा कि उनमें एक आदमी अच्छे लिबास में था और एक अमीर नज़र आता था, जबकि दूसरा फटे पुराने लिबास में था और कोई भिखारी नज़र आता था। काजी ने कहा कि इनका दोनों का जो मुकदमा मेरी अदालत में लाए हैं बहुत मुश्किल है, मैं उसका फ़ैसला नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ये मैं आपकी अदालत में लाया हूँ ताकि आप इनका फ़ैसला कर दें। खलीफा उनसे पूछते हैं कि क्या मसला है, क्या झगड़ा क्या है इन दोनों के बीच। तो काजी ने बताता है कि दोनों आदमी एक सफ़ेद घोड़े पर दावा कर रहे हैं कि ये उनका है। खलीफा दोनों आदमी का जो दावा सुनने का इरादा करता है और उनसे कहता है कि दोनों आदमियों से कि बारी बारी बताएं कि उनका क्या दावा है। तो सबसे पहले अमीर आदमी बताता है कि वो शहर की तरफ से आते हुए उसने रास्ते में इस लंगड़े भिखारी को देखा और इस भिखारी ने उससे इल्तिजा की कि शहर के दरवाजे तक उसे पहुंचा दिया जाए। तो अमीर आदमी ने रहम खाकर उसे अपने घोड़े पे बिठा लिया, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर उस भिखारी ने उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि ये घोड़ा मेरा है। इसी तरह फिर खलीफा ने भिखारी से कहा कि वो अपना दावा पेश करे। तो भिखारी ने कहा कि मेरे पास जो कुछ भी रकम थी मैंने उससे ये घोड़ा ख़रीदा, इसी वजह से मैं फटे पुराने कपड़ों में हूँ। और शहर आते हुए मैं रास्ते में मैंने इस अमीर आदमी को देखा, उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मुझे घोड़ा दे दिया जाए ताकि मुझे शहर जाना है, जल्दी है। तो मैंने इसे घोड़ा तो नहीं दिया, लेकिन अपने साथ इसे सवार कर लिया और मंजिल पर पहुंचकर मैंने इसे उतरने के लिए कहा, तो इसने उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि इतना अच्छा घोड़ा किसी भिखारी के पास नहीं होना चाहिए। और उसने ये भी कहा कि अमीर आदमी ने ये भी उसे कहा कि अगर तुम कहोगे भी कि घोड़ा मेरा है तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो वो खलीफा से कहता है कि आप इंसाफ करें और मेरा घोड़ा मुझे वापस दिलाएं। खलीफा एक अक्लमंद इंसान थे, वो जानते थे कि घोड़ा एक वफादार जानवर है और वो अपने मालिक को पहचानता है, इसलिए उन्होंने दोनों आदमियों से बारी बारी घोड़े को हाथ रखने के लिए कहा। पहले भिखारी ने घोड़े पे हाथ रखा तो घोड़े ने इस तरह झिरझिरी ली जैसे उसे उसका हाथ का लफ्ज़ पसंद नहीं आया हो। और उसके बाद अमीर आदमी ने हाथ रखा तो घोड़ा खुशी से हिनहिनाया। तो खलीफा ने ऐलान कर दिया कि घोड़ा इस अमीर आदमी का है। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि घोड़ा अपने मालिक को पहचान रहा है। और फिर खलीफा ने भिखारी को हुक्म दिया कि वह अमीर आदमी से माफ़ी मांगे, वरना उसे सज़ा मिलेगी। भिखारी को अंदाज़ा हो गया कि सच सामने आ गया है, तो उसने फ़ौरन अमीर आदमी से माफ़ी मांग ली। अमीर आदमी भी कोई नेक इंसान था, उसने फ़ौरन ही इस भिखारी को माफ़ कर दिया और साथ ही उसे सोने के सिक्के भी दिए।
अमीर आदमी के संभल से दरबार में तमाम लोग बहुत मुतासिर हुए। तो ये था सबक। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहले पोएम करेंगे वॉइस ऑफ गॉड, एक्सरसाइज ही करेंगे। एक्सरसाइज है व्हाई डिड द ऑथर क्लाइम द स्टीपल। तो जो ऑथर था, जो मुसन्निफ या शायर जो भी, वो ऊंचे मीनार पर क्यों चढ़ा। द ऑथर क्लाइम द स्टीपल बिकॉज ही वांटेड टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड एंड वांटेड टू बी क्लोज टू गॉड। वो इसलिए ऊपर सबसे ऊंचे मीनार पे चढ़ा क्योंकि वो खुदा की आवाज़ सुनना चाहता था और उसके करीब होना चाहता था, यानी खुदा का कुर्ब चाहता था। इंसान चाहता है कि खुदा का कुर्ब हासिल करे, नेक काम करता है। तो ये जो ऑथर थे ये मीनार पे चढ़ गए खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए। फिर वाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन। गॉड टोल्ड हिम टू गो डाउन अगेन बिकॉज गॉड इज़ नॉट फाउंड इन हायर प्लेसेस। खुदा ने इसलिए कहा उसे नीचे जाने को क्योंकि खुदा ऊंची जगहों पे नहीं मिलता लोगों को। ऊंची जगहों पे चढ़ने से गॉड इज़ फाउंड अमंग द पीपल, वो लोगों के दरमियान रहता है। इफ़ समवन वांट टू बी क्लोज टू गॉड ही शुड लव हिज क्रिएशन। तो अगर किसी को खुदा का कुर्ब चाहिए तो उसे उसकी जो क्रिएशन है, जो उसकी मखलूक है, उससे प्यार करना होगा। बिकॉज गॉड लव्स दोज हु लव अदर पीपल। तो खुदा उन लोगों से प्यार करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करते हैं। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम वॉइस ऑफ गॉड। अब कह रहे हैं इसका मैसेज क्या है इस पोएम का। द मैसेज ऑफ द पोएम is that God is not found in high places. We don't need to go to special places or do special things to find God. God is already with us no matter where we are or what we are doing. The best way to win His love is to help and love His fellow beings because God loves those who love humanity. तो खुदा को पाने के लिए, उसका कुर्ब पाने के लिए कोई ख़ास जगहों पे नहीं जाना होता, ऊंची जगहों पे नहीं चढ़ना होता, बल्कि खुदा की मखलूक की खिदमत करनी होती है। क्योंकि अगर खुदा का प्यार चाहिए, खुदा का कुर्ब चाहिए, तो हमें उसकी मखलूक से मोहब्बत करनी होगी। और क्योंकि खुदा उन्हीं लोगों से प्यार करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करते हैं। अब समरी इस पोएम की। पहला इंट्रोडक्शन लिखेंगे। द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड इज़ रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट लुइस आई न्यूमैन। और फिर है सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड इज़ दैट गॉड इज़ प्रेजेंट इन द होल यूनिवर्स एंड इफ़ वी वांट टू गेन नियरनेस टू गॉड वी शुड लव एंड सर्व द सफरिंग ह्यूमैनिटी। तो इसका मेन आइडिया ये है वॉइस ऑफ गॉड का कि खुदा जो है वो पूरी दुनिया में, पूरे आलम में मौजूद है। और अगर हमें उसका कुर्ब चाहिए खुदा का, तो हमें उसकी जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, जो दुखी इंसानियत है, उससे प्यार करना होगा, उसकी खिदमत करनी होगी। समरी है। द पोएट सेज दैट ही हैड अ डिज़ायर ऑफ हियरिंग द वॉइस ऑफ गॉड। फॉर दिस पर्पस ही क्लाइम्ड द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द रिलीजियस बिल्डिंग, बट व्हेन ही रीच्ड देयर गॉड ऑर्डर्स him to go down again because he love among his creation. He lives in the heart of people rather than the high places, and by serving the humanity he can get nearer to God. तो बता रहे हैं इसमें समरी में कि पोइट कहते हैं कि उन्हें एक दफ़ा ख्वाहिश हुई कि वो खुदा की आवाज़ सुने, तो इसके लिए वो चर्च की बिल्डिंग के सबसे ऊपर मीनारे पे चढ़ गए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो खुदा ने हुक्म दिया कि वापस नीचे जाओ, क्योंकि मैं तो अपनी जो मखलूक है उसी में मौजूद हूँ। और जो खुदा है वो अपने लोगों के दिलों में रहता है। उसको ढूंढने के लिए ऊंची जगहों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी मखलूक की खिदमत करके हम खुदा का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। और जो इसका नतीजा है, कंक्लूजन, गॉड इज़ प्रेजेंट इन आवर एवरीडे लाइफ्स एंड वी कैन फाइंड गॉड बाय कनेक्टिंग विद अदर्स एंड सर्विंग दोज इन नीड। इस जुमले को हम इस तरह कर लेते हैं। गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर एंड वी कैन फाइंड गॉड बाय कनेक्टिंग विद अदर्स एंड सर्विंग दोज इन नीड। तो खुदा हर जगह मौजूद है और हम खुदा को पा सकते हैं लोगों की खिदमत करके, और उन लोगों की खिदमत करके जो कि ज़रूरतमंद हैं। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन। तो रेफरेंसेस का, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट लुइस आई न्यूमैन। कॉन्टेक्स्ट है इसका,
In this stanza, the poet is telling us that God is present in the whole universe, and if we want to gain nearness to God, we should love and serve the suffering humanity. तो इसमें फिर वही बात बताई गई है कॉन्टेक्स्ट में कि अगर खुदा हर जगह मौजूद है, पूरी यूनिवर्स में मौजूद है, और अगर हमें खुदा का कुर्ब चाहिए तो हमें चाहिए कि उसकी जो मखलूक है, दुखी इंसानियत है, उसकी खिदमत करें. Explanation है, the poet says that he had a desire of hearing of voice of God. For this purpose he climbed the topmost part of the religious building, but when he reached there, God ordered him to go down again because he lives among his creation. He lives in the heart of people rather than the high places, and by serving the humanity he can get nearer to God. तो ये चीज़ वही आ जाएगी, क्योंकि वो भी सिर्फ एक स्टेंजा ही है ऊपर भी, जिसकी हमने समरी लिखी है, और एक्सप्लेनेशन भी सिर्फ उसी स्टेंजा का हुआ है. तो ये हो गई पोएम. अब है लेसन द वाइस कैलिफ. एक्सरसाइज 1 है, रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी. तो देयर आर 4 मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. फिर सवाल है, हु आर दी. तो ये है, दे आर द काजी, द रिच मैन, द बेगर, द कैलिफ हारून रशीद. फिर हु गॉट द हॉर्स. घोड़ा किसको मिला. ड्यू टू द वाइज डिसीजन ऑफ द कैलिफ द रिच मैन गॉट द हॉर्स. खलीफा के अक्लमंदाना फैसले की वजह से घोड़ा अमीर आदमी को मिल गया. फिर वाज द पर्सन हु रॉन्गली क्लेम्ड द हॉर्स पनिश्ड. तो जिस शख्स ने झूठा दावा दायर किया था, क्या उसे सज़ा मिली. तो इसका आंसर है नो. द पर्सन हु रॉन्गली क्लेम्ड द हॉर्स was forgiven by the caliph and the rich man both, because he had accepted that he was a liar and apologized both of them. तो ये नहीं, उस शख्स को सज़ा नहीं मिली जिसने झूठा दावा किया था, उसे बादशाह और अमीर आदमी दोनों ने माफ़ कर दिया, क्योंकि उसने कबूल किया था कि वो एक झूठा इंसान है और दोनों से माफ़ी मांगी थी, माजरत की थी दोनों से. फिर एक्सरसाइज है 2, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड अंडरलाइन द फॉलोइंग वर्ड्स और द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स. The meanings of all these words are given in a jumbled order in the exercise below. Fill the blanks with the correct words. मीनिंग दी गई है, हमें सही अल्फाज भरने हैं यहाँ पर. तो चेंज अपीयरेंस, ये डिस्गाइज यानी भेस बदलना. स्टेट समथिंग एज ट्रू, क्लेम या दावा. फिर है जनरल वेलबींग, वेलफेयर, फलाह बहबूद. और मिक्स विद पीपल, इसको मिंगल कहते हैं और घुल मिल जाना. ओल्ड टोर्न क्लोथ, रेग्स या फटे पुराने कपड़े. फिर है डिसएग्रीमेंट अबाउट समथिंग, डिस्प्यूट या तनाज़ा. फाइंड अ सॉल्यूशन, रिजॉल्व यानी हल. और फिर है नो फॉर श्योर, सर्टेन यकीनी. वरीड अबाउट, कंसर्न्ड फिक्रमंद. सिग्नल्ड, मोशन या इशारा. और फिर है गेट ऑफ समथिंग, डिसमाउंट उतरना. अनेबल टू अंडरस्टैंड, पजल्ड परेशान. शोड डिसलाइक, विंस्ड झिझकना. फिर है साउंड मेड बाय अ हॉर्स, नेट घोड़े का हननाना. और फिर है ऑफिशियली सेड, प्रोनाउंस्ड ऐलान करना. एक्सरसाइज 3 है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. रीड द टेक्स्ट एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट जो दिए गए हैं कह रहे हैं गलत हैं, इन्हें ठीक करके लिखना है. द केस वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू द कैलिफ बाय द 2 men. तो द केस वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू द कैलिफ बाय द काजी. द काजी सेड दैट द केस वॉज ईजी सो ही कुड नॉट सॉल्व इट. तो द काजी सेड दैट द केस वॉज डिफ़िकल्ट सो ही कुड नॉट सॉल्व इट. फिर है द कैलिफ आस्क्ड द बेगर टू स्पीक फर्स्ट. द कैलिफ आस्क्ड द रिच मैन टू स्पीक फर्स्ट. The caliph wanted the rich man to touch the horse first. The caliph wanted the
beggar to touch the horse first. The horse belonged to the beggar, the horse belonged to the rich man. The caliph decided to be strict, the caliph decided to be merciful. The rich man hit the beggar, the rich man forgave the beggar. तो ये सही करके हमने लिख दिए हैं. फिर एक्सरसाइज 4 है. When the caliph asked the two men to state their cases, they made the following statement. However, their statements are mixed up. Read the text and find out which person made each statement and write rich man or beggar in the speaker box. Assume. तो ये कह रहे हैं कि जो भी ये दावा किया था उन्होंने और जो भी बयान दिया था, तो जिसने दिया था उसका ना वो लिखना है उसके बारे में कि ये अमीर आदमी ने कहा था या बेगर ने या भिखारी ने. तो डायलॉग है ये. पहला है ही बेग्ड मी टू गिव हिम अ राइड. ये रिच मैन ने कहा था कि वो उससे मुझसे इल्तिजा की कि मुझे बिठा लो अपने साथ. उसके बाद फिर है आई स्वेयर द हॉर्स इज़ माइन. ये बेगर ने कहा था. ही सेड नो वन वुड बिलीव मी इफ़ आई सेड दैट द हॉर्स इज़ माइन. ये भिखारी ने कहा था कि इसने मुझसे कहा कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि घोड़ा तुम्हारा है. आई विल टेल द ट्रूथ. ये रिच मैन ने कहा था. आई हैव स्पेंड ऑल माई मनी ऑन दिस हॉर्स. तो ये बेगर ने कहा था. फिर है ही टोल्ड मी आई वॉज एन अनग्रेटफुल पर्सन. ये बेगर ने कहा था. ऑन रीचिंग द सिटी गेट आई आस्क्ड हिम टू गेट डाउन. ये रिच मैन ने बयान दिया था. फिर ही सेड दैट ही वांटेड टू रीच द सिटी क्विकली. ये बेगर ने कहा. और फिर ही सेड दैट इफ़ आई डिड नॉट गेट डाउन ही वुड यूज़ फोर्स. ये बेगर ने बयान दिया था कि अमीर आदमी ने मुझे ऐसे धमकी दी. यू आर जस्ट एंड वाइज. ये भी बेगर ने कहा था. और ही वांटेड टू गो अप टू द सिटी गेट. ये रिच मैन ने कहा था. बिलीव व्हाट आई से. ये भी रिच मैन ने कहा था. वन ऑन रीचिंग द सिटी गेट ही ऑर्डर्ड मी टू गेट ऑफ द हॉर्स. ये बेगर ने बयान दिया था. फिर आई वॉज पजल्ड व्हेन ही रिफ्यूज टू गेट डाउन. ये रिच मैन ने कहा था. और ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई हॉर्स. ये बेगर ने कहा था. ही वॉज लिम्पिंग एंड आस्क्ड मी टू स्टॉप. ये रिच मैन ने कहा था. पांचवी एक्सरसाइज है. रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन योर नोटबुक. With your knowledge and wisdom, you will be able to resolve the case in a just manner. ये काजी ने कहा था कैलिफ से, खलीफा से, कि अपनी नॉलेज और विजडम की वजह से आप ये जल्दी हल कर लेंगे, इसका फैसला जल्दी कर देंगे. फिर ही नॉट ओनली रिफ्यूज टू गेट डाउन बट इंस्टेड ही क्लेम्ड दैट द हॉर्स बिलोंग टू हिम. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of the rich man. Whatever money I had, I spent on this horse. I beg you to save me from this robber and give me back my horse. Tell these men to place their hands on the horse one by one. You are a liar and a wicked man. Instead of thanking you, taking pity on me and giving me a lift, I lied and claimed the horse belonged to me. अब exercise 6. Work in pairs and complete the following sentences by referring to the text. अब पहला एग्जाम्पल के तौर पे हल कर दिया गया है. The caliph used to walk through the street of Baghdad at night because he wanted to gain first-hand knowledge of their difficulties and problem. फिर है दूसरा. The Qazi went to the Caliph because he was unable to settle the dispute. C है. The rich man said that he gave the beggar a lift because the beggar was lame and he felt sorry for him. D है. The beggar refused to get off the horse because he wanted to rob the rich man of his horse. फिर है. The beggar said that he gave the rich man a lift because he was in a great hurry to reach the city. The horse winced when the beggar touched it because it did not like the touch of his hand. The horse snorted and neighed when the rich man touched it because he recognized his master.
फिर है एवरीवन लाइक द रिच मैन बिकॉज ही फॉरगेव द बेगर एंड गेव हिम सम गोल्ड कॉइन्स। एक्सरसाइज 7 है work with your partner and discuss the following question by referring to the text. After discussing, write the answer in your notebook. सवालों के जवाब देने हैं। What was Caliph Harun Rashid known and respected for? हारून रशीद, खलीफा हारून रशीद किस वजह से जाने जाते हैं और एहतराम किया जाता है उनका? Caliph Harun Rashid was known and respected for his justice and wisdom. अपनी अक्लमंदी और अदलो इंसाफ की वजह से जाने जाते हैं और एहतराम किया जाता है उनका। हाउ डिड द टू मैन ब्रॉड बिफोर द कैलिफ लुक लाइक? जो बादशाह के सामने लोग पेश किए गए थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे? वन ऑफ देम वाज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर टू बी अ रिच एंड रेस्पेक्टेबल सिटीजन while the other was in old clothes and seen to be a beggar. उनमें से एक जो था उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और एक अमीर और मुअज़्ज़िज़ शहरी दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरे ने पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने में एक भिखारी लग रहा था। What was the dispute between the rich man and the beggar? अमीर और गरीब आदमी के दरमियान क्या झगड़ा था? The dispute between the rich man and the beggar was over a beautiful white horse. Each of them claimed that the horse belonged to him. जो अमीर और गरीब भिखारी के दरमियान जो झगड़ा था वो एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर था और दोनों ये दावा कर रहे थे कि घोड़ा उनका है। चौथा सवाल है हाउ डिड कैलिफ हारून रशीद डिसाइड हु द ऑनर ऑफ द हॉर्स वाज? खलीफा हारून रशीद ने कैसे फैसला किया कि घोड़ा किसका है, घोड़े का मालिक कौन है? द कैलिफ वाज वेरी वाइज पर्सन, ही न्यू दैट द हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल and would recognize his master. So he asked the rich man and the beggar to place their hands on the horse one by one. Caliph Harun al-Rashid observed the horse's reaction. When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like his touch. But when the rich man touched the horse snorted and neighed with pleasure. Thus the Caliph decided that the horse belonged to the rich man and the beggar was a liar and a wicked man. खलीफा हारून रशीद एक अक्लमंद इंसान थे और वो जानते थे कि घोड़ा एक फेथफुल वफादार एनिमल है और वो अपने मालिक को पहचान लेगा। तो उन्होंने अमीर और भिखारी दोनों से कहा कि अपना हाथ घोड़े पर रखें और ख़लीफ़ा जो थे उन्होंने ख़ुद जो थे दोनों घोड़े का रिएक्शन जो थे वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे, घोड़े को देख रहे थे कि उसका क्या रिएक्शन होता है। जब भिखारी ने उसे टच किया तो उसने ऐसे झिरझिरी ली जैसे उसे ये टच पसंद नहीं आया। लेकिन जब अमीर आदमी ने घोड़े को टच किया, उसे छुआ तो घोड़ा खुशी से हिनहिनाया और उसने नथने फुलाए, अपने नथनों से आवाज़ निकाली और हिनहिनाया खुशी से। तो जो खलीफा था उन्होंने फ़ैसला किया कि घोड़ा जो है अमीर आदमी का है और बैगर जो है भिखारी वो एक झूठा और मक्कार इंसान है। पांचवा सवाल है ऑन व्हाट कंडीशन द कैलिफ डिसाइड टू फॉरगिव द बैगर? खलीफा ने कौन सी शर्त पर भिखारी को माफ़ किया? द कैलिफ डिसाइड्स टू फॉरगिव द बैगर ऑन द कंडीशन दैट ही अपोलोजाइज्ड to the rich man whom he did try to cheat. तो apologizes है to the rich man whom he had tried to cheat. तो खलीफा ने जो फ़ैसला किया माफ़ करने का भिखारी को, इस शर्त पर माफ़ करने का फ़ैसला किया कि वो अमीर आदमी से माज़रत करेगा कि उसने उसे धोखा देने की कोशिश की है। आफ्टर गेटिंग द हॉर्स हाउ डिड द रिच मैन बिहेव? घोड़ा हासिल करने के बाद अमीर आदमी ने कैसा रवैया अख्तियार किया? आफ्टर गेटिंग द हॉर्स द रिच मैन शोड काइंडनेस टुवर्ड्स द बेगर। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग द बेगर ही फॉरगेव हिम एंड गिफ्टेड हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। घोड़ा मिलने के बाद अमीर आदमी ने रहमदिली दिखाई भिखारी को और उसे सज़ा देने के बजाय उसे माफ़ कर दिया और मुट्ठी भर सोने के सिक्के भी दिए। आठवीं एक्सरसाइज है
Discuss and prepare a list of 5 things that you think a head of state should do and 5 things that she or he should not do. तो ये कह रहे हैं कि रियासत का जो सरबराह है वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपके ख़्याल में रियासत के सरबराह को करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रेजेंटेशन बनानी है, क्लास के आगे देनी है प्रेजेंटेशन। तो ये है दीज आर 5 थिंग्स दैट आई थिंक अ हेड ऑफ स्टेट शुड डू। तो ये 5 चीज़ें हैं जो एक रियासत के सरबराह को करनी चाहिए। इम्प्लीमेंट लॉज, कानून का निफाज करना चाहिए। प्रोवाइड बेसिक नीड्स टू पीपल, और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं लोगों की वो पूरी करनी चाहिए। मेक प्रोग्रेस इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में, तालीम में तरक्की करनी चाहिए। सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है स्टेट की, रियासत की, उसे बरकरार रखना चाहिए। मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, और अमन व अमान को भी बरकरार रखना चाहिए। अब ये इकोनॉमी का जो है ग्रोथ, उसको एक जगह कायम नहीं रखेंगे तो महंगाई बढ़ती जाएगी, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। और तालीम तो ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी में तरक्की भी आजकल ज़रूरी है, और अमन व अमान की सूरत हाल भी बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पर रियासत के सरबराह को ज़रूर अमल करना चाहिए। फिर है दीज आर 5 थिंग्स दैट आई थिंक अ हेड ऑफ स्टेट शुड नॉट डू, और ये चीज़ें एक रियासत के सरबराह को नहीं करनी चाहिए। डोंट कंसिडर हिमसेल्फ अबव द लॉ, ख़ुद को कानून से बढ़तर नहीं समझना चाहिए। डोंट मिसयूज़ पब्लिक फंड्स, लोगों के जो टैक्स होते हैं, जो लोगों के पैसे होते हैं, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डू नॉट नेगलेक्ट सिटीजन्स राइट, लोगों के जो राइट्स होते हैं, जो उनके हकूक़ होते हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डू नॉट कंप्रोमाइज़ नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती पर कोई समझौता ना करें। डू नॉट टेक अननेसेसरी लोन्स एंड इंश्योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और गैर ज़रूरी कर्ज़े ना लें। जो ये वर्ल्ड बैंक से कर्ज़े ले लेते हैं और आवाम को कर्ज़ों में डुबो देते हैं, फिर उनसे टैक्स लेते रहते हैं कि हमें कर्ज़ अदा करना है, और जो कभी अदा ही नहीं होता। तो अननेसेसरी लोन्स, जो गैर ज़रूरी कर्ज़े हैं, वो नहीं लें, और अपनी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जो माशी आज़ादी है, उसे बरकरार रखें। एक चीज़ याद रखें कि ये एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही आते हैं, ये फ़ालतू चीज़ें नहीं आती, और ग्रामर वगैरह आती है, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो दें आप लोग। फिर ये है लैंग्वेज प्रैक्टिस। अब ये है रिवीजन है, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। एक्सरसाइज 1 है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर नोटबुक बाय करेक्टिंग द एरर ऑफ कैपिटलाइजेशन आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड। कंपेयर योर आंसर, अपने पार्टनर के साथ चेक करना है। सिर्फ हमें कैपिटलाइजेशन का कहा है और कुछ भी नहीं है पंक्चुएशन में, तो बस हम वही करेंगे। यहाँ ये कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का नाम और सिंध, ये सब कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। समीर और अली जो नाम हैं, कोयटा और जोलाई, ये सब कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। द रिवर इंडस, और इंडस जो है और जो शुरू होगा ये, और गिलगित बल्तिस्तान और अरबियन सी, ये सब कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। उसके बाद द लियाकत नेशनल हॉस्पिटल और स्टेडियम रोड कराची, ये चीज़ें कैपिटल लेटर से लिखी जाएंगी। आर जहरा एंड समीना और मिसेस अफजल, ये कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद द हाईएस्ट द और माउंट एवरेस्ट और हिमालयन नेपाल, ये चीज़ें कैपिटल होंगी। फिर है वी से जो शुरू हो रहा है यहाँ, तो वो कैपिटल होगा, और फैसल मॉस्क, ये कैपिटल होगी। और मार्च भी है यहाँ कैपिटल, इस्लामाबाद और मार्च, ये सब कैपिटल होंगे। उसके बाद है ही, और यहाँ पर है आसिफ शेख और लंदन, ये सब कैपिटल होंगे।
एक्सरसाइज 2 है, इंसर्ट कॉमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस। तो अब हमें इसमें कॉमा भी लगाना है, फुल स्टॉप भी, क्वेश्चन मार्क भी है और एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी है, तो ये सब हमें लगाना है। तो अब आप देख लें कहाँ कहाँ लगे हैं। फूड, वाटर, ब्लैंकेट, इनके फूड और वाटर के बाद कॉमा है और फुल स्टॉप है लास्ट में। फिर यहाँ हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है और उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद कॉमा है, वी मस्ट मीट, यहाँ कॉमा है, सेलिब्रेट कॉमा है, एंजॉय एंड हैव फन। फिर है नेवरथलेस के बाद कॉमा है, वाइल प्लेइंग और टॉकिंग, रेस्टिंग, इन सब के बाद कॉमा है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, जो मैं भूल गई यहाँ। फिर है इन्वर्टेड कॉमास हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। हैव यू फिनिश योर होमवर्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। हिज मदर आस्क्ड और यहाँ फुल स्टॉप आएगा। फिर है अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है और फुल स्टॉप है और यहाँ भी फुल स्टॉप है। द ओल्ड मैन इज डेड, ही सफर्ड अ लॉट, दो फुल स्टॉप आएंगे, दो सेंटेंस हैं। और फिर द टीचर सेड, कॉमा आया है और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर वेयर इज़ योर बैग के बाद और आखिर में फुल स्टॉप है और यहाँ सबा के बाद भी कॉमा है। मोर एवर के बाद कॉमा है और मैगजीन्स के बाद कॉमा है और फुल स्टॉप है लास्ट में। और ये चक 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 के बाद भी ये छक 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 के शायद रेल की आवाज़ है, ये सब में कॉमा है और फुल स्टॉप है लास्ट में। स्टेशन के बाद और देयरफॉर के बाद भी कॉमा लगाया गया है। वाव के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और आखिरी 10 जो सेंटेंस है इसमें है डेज़ के बाद कॉमा है और ये मिस्टर जवाद को यहाँ भी पॉइंट लगाया गया है और कैपिटल किया गया है और लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क है। फिर है इंसर्ट अपोस्ट्रॉफीज एंड क्वेश्चन मार्क्स वेयर नीडेड। अब इसमें भी यही लगा दिए हैं और देखकर लिख लें। कोटेशन मार्क्स भी हैं और अपोस्ट्रॉफीज भी हर जगह लगा दी गई हैं, तो ये चेक करके आप लिख लें अच्छी तरह देखकर। क्या है, दिस बुक इज़न्ट माइन, सेड अब्दुल करीम, आई डोंट नो हु पुट इट हियर। कैन वी गो टू द सी साइड फादर, द चिल्ड्रन आस्क्ड, इट्स सच अ लवली डे। द गर्ल्स फादर सेड, I'll take you to school today. It's still early and we'll reach in time. Mother said, who will help me clean the house? I can't, said Leila. I've got to write an essay. I've seen this movie before. What's the name? What's its name? Said Fakhir. I don't know, replied Asad. Sabiha, said Rana, aren't we going to Hyderabad today? No, said Sabiha, I'm not feeling well. This is Najma's house, said Nabila. I've been here before. However, the gate's color has been changed. Hurry up, let's go, children, said grandfather. Put on your shoes. We are already late. I don't want to miss a bus. अच्छा, कोटेशन मार्क्स ये होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमर्स भी कहलाते हैं और अपोस्ट्रॉफी ये वाला मार्क होता है जो जिस तरह यहाँ लिखा है आई डोंट नो, तो हमने डोंट के बीच में लगाया है ये अपोस्ट्रॉफी है, तो ये हमें यूज़ करने हैं। ये वाली एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद एक्सरसाइज 5, वर्क इन पेयर्स एंड फॉर्म वर्ड्स गिवन इन द टेबल्स बाय एडिंग common prefixes and suffixes respectively. Examples have been done in both tables. तो अब ये प्रीफिक्स जो हैं ये दिए गए हैं, डिस, आई एम और अन, प्री, मिस, एब, नन, इन, एर और मिस एल। तो ये हमें यूज़ करने हैं जहाँ सही जगह पर और आगे या पीछे जहाँ भी आए ये लगाने हैं प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस।
दोनों में यूज़ करना है ये। तो पहला ये है प्रीपे, डिसऑर्डर, डिसोबे, इनफॉर्मल, मिसयूज़। अब ये इन्होंने कर दिया है ये एग्जाम्पल के तौर पे ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट। फिर है अनसर्टेन, एबनॉर्मल, इलॉजिकल, इरेगुलर, इम्पोलाइट, मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टैंड और अनसक्सेसफुल, unconscious, impossible, unusual, unselfish, illiterate, immortal, uneasy, legal का illegal है, disappear, unpleasant, unbearable, unfortunately, irrelevant और unofficial, absence, disagree और unhappy। अब सुफिक्स में जो ऐड करना है ये वर्ड्स हैं। तो in most words ending in e, the ending e is dropped before adding the suffix and shown as shown in the word survive in the table below। कह रहे हैं जहाँ e होता है जब हम suffix को यूज़ करते हैं तो हम e को हटा देते हैं। जो suffixes यूज़ करने हैं ई, shall, full and, ness, meant, able, हुड और eve और eon। तो चाइल्ड का चाइल्डिश, पावरफुल और ये यू जो ई हटा दिया है इधर से, पोल्यूशन, पोल्यूट का, फिर सजेशन, मदरहुड, हेल्पफुल, एक्सीडेंटल, अचीवमेंट, एंजॉयमेंट, अट्रैक्टिव, रिफ्लेक्शन, सॉल्टिश, प्रोडक्शन, इक्विपमेंट, अम्यूजमेंट, स्ट्रेंथन, रिस्पॉन्सिव, एक्साइटमेंट, एग्रीमेंट। रिलेटिव में ई हटा दिया है, रिलेटिव, काइंडनेस, सर्वाइवल और इधर भी ई हटा दिया गया है, शेमफुल, कंफर्टेबल, सैडनेस, एम्प्लॉयमेंट, रिजेक्शन, इनफॉर्मल, इम्प्रूवमेंट और चेयरफुल। अब है फिर ऐड प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब यहाँ भी प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस यूज़ करने हैं, ब्रैकेट में जो दिए गए हैं उनके बनाने हैं। तो माय फादर वाज फीलिंग ईजी दिया है तो अनईजी ड्यू टू सिवियर पेन। फिर है कंफर्ट का, हिज सीट ऑन द ट्रेन वाज वेरी अनकंफर्टेबल। फिर रेगुलर दिया है, मिस्टर मोइन इज़ वेरी इरेगुलर एंड इज़ ऑफन एब्सेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। उसके बाद चाइल्ड है, हिज चाइल्डिश बिहेवियर बॉदर्ड एवरीवन। पोल्यूट का है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन आवर कंट्री। काइंड का है, वी मस्ट शो काइंडनेस टू एवरीवन स्पेशली द ओल्ड एंड द वीक। उसके बाद फॉर्चुनेटली का है, all survived in the horrible accident but unfortunately the driver was killed। फिर है reflect का, reflection of the sunlight in the mirror disturbed me when I was driving। फिर है reject और bearable, दोनों यूज़ करने हैं। अब है rejection from the national hockey team was unbearable for me। फिर है इन्फॉर्म और ऑफिशियल, दोनों का यूज़ करना है। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द टीम मेंबर वाज अनऑफिशियल। फिर एक्सरसाइज 7 है, वर्क इन पेयर्स एंड एड अ प्रीफिक्स एंड अ सफिक्स टू द सेम रूट वर्ड। देन राइट अ सेंटेंस यूजिंग ईच वर्ड, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। अब रूट और प्रीफिक्स है, प्री पे। उसके बाद इसका सेंटेंस बनाया है, आई हैड टू प्रीपे टू गेट माई मोबाइल क्रेडिट। और पे का है, दे रिसीव देयर पे ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। फिर है रूट और सफिक्स है, पेमेंट, माई फादर हैज़ मेड द पेमेंट फॉर हिज मोटर बाइक। और प्रीफिक्स है अनहैप्पी, द पुअर गर्ल इज़ वेरी अनहैप्पी। और रूट वर्ड हैप्पी है तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम यू।
यानी जो रूट वर्ड है पहले उसका बनाना है, और उसके बाद जो नया वर्ड बने प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के तो उसका बनाना है। तो यहाँ पे था, उसके बाद पेमेंट का हमने बनाया, दोनों का बना लिया। अब रूट वर्ड हैप्पी है और अनहैप्पी दोनों का बनाया है। उसके बाद है हैप्पीनेस का, एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस एंड पीस। फिर है डिसएग्री, आई डिसएग्री विद दिस आइडिया। रूट वर्ड है एग्री, तो आई एग्री विद देम दैट वी शुड ट्राई अगेन। फिर है एग्रीमेंट, ये सफिक्स के साथ है, ही साइन एन एग्रीमेंट टू बाय द प्रॉपर्टी। और प्रीफिक्स के साथ है डिसऑर्डर, द रूम वाज इन टोटल डिसऑर्डर। और रूट वर्ड है ऑर्डर, ऑर्डर देम नॉट टू क्राउड टुगेदर। फिर है ऑर्डरली, इट इज़ ब्यूटीफुल, क्लीन एंड ऑर्डरली सिटी। फिर नंबर 5 है प्रीफिक्स, रूट है इसका मिसयूज़, द मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स कैन काज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। और रूट वर्ड है यूज़, आई विल नॉट अलाउ यू टू यूज़ माई पेन। और रूट है सफिक्स का यूज़फुल, द इंटरनेट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स। और फिर लास्ट है प्रीफिक्स है रूट इसका प्लस रूट है डिसरिस्पेक्ट, सम स्टूडेंट डिसरिस्पेक्ट टीचर्स एंड पेरेंट्स। और रूट वर्ड है इसका रेस्पेक्ट, द चिल्ड्रेन रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। और रूट और प्लस सफिक्स है रिस्पेक्टफुल, ही वॉज ऑलवेज सो पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। तो लास्ट में है फिर हमारा राइटिंग का सेक्शन जो है 1.4। तो इसमें एक्सरसाइज है 1 है, लुक एट द फॉलोइंग क्लस्टर एंड एड 2 मोर थिंग्स रिलेटेड टू सिंध। अब इसमें इन्होंने हिस्ट्री, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, कल्चर और क्लाइमेट दिया था। हमें कहा था 2 और क्लस्टर इसमें फिल करें, तो ये हमने लैंग्वेज एंड लिटरेचर और जियोग्राफी किया है। अब एक्सरसाइज 2 है, सिलेक्ट एनी वन एस्पेक्ट फ्रॉम द क्लस्टर गिवन अर्लियर एंड राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस गिवन अबव। अब जो हम इन्होंने कहा है कि जो क्लस्टर दिए गए हैं इनमें जो एस्पेक्ट हैं उनमें से कोई एक चुनकर उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। अगर हम सिंध पर लिखेंगे मजमून तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये सारे एस्पेक्ट आ जाएंगे सिंध में, हम जब उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं तो उनमें से किसी एक चीज़ पे तो उसी के बारे में सिर्फ लिखते हैं। तो हमने एग्रीकल्चर चुना है और इस पर हम पैराग्राफ लिखेंगे। A paragraph on the agriculture of Sindh. Sindh has a diverse landscape. It has fertile plains along the Indus River and a coastal belt along the Arabian Sea. The soil of Sindh is fertile and the climate is favorable. It is an ideal place for agriculture. The people of Sindh cultivate various crops such as wheat, rice, cotton, sugarcane, and fruits like mangoes and bananas. Agriculture in Sindh heavily relies on irrigation. The Indus River, along with modern canal system, provide water for cultivation throughout the year. Agriculture plays a significant role in Sindh's economy. It provides employment for a large portion of the population and contributes to the country's food production. With proper modernization and support, Sindh's agriculture can improve further. Certainly, a better agricultural system in Sindh will ensure food security and economic development for the region. सिंध का जो लैंडस्केप है बहुत डाइवर्स है, बहुत मुतनव्वा है, मुख्तलिफ़ तरह के ज़मीनें हैं। तो इसमें ज़रख़ेज़ ज़मीनें भी हैं जो कि इंडस रिवर और कोस्टल बेल्ट है जिसके साथ ही अरबियन सी के साथ। और जो ज़मीन है सिंध की बहुत फर्टाइल है, ज़रख़ेज़ है और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है यहाँ का। और ये एक आइडियल प्लेस है ज़राअत के लिए। और सिंध के लोग जो हैं वहाँ मुख्तलिफ़ फसलें उगाते हैं जैसे कि वीट, राइस और कॉटन, शुगर केन। और मुख्तलिफ़ फ्रूट उगाते हैं जैसे कि मैंगोज़ और बनाना। और एग्रीकल्चर जो है सिंध की उसका ज़्यादातर जो इन्हिसार है इरिगेशन पर है, आपाशी जो पानी दिया जाता है आपाशी पर,
तो इंडस रिवर जो है और उसके साथ मॉडर्न कैनल सिस्टम है, जो नहरी निज़ाम है, वो साल भर हमें पानी फराहम करता है इस काम के लिए। एग्रीकल्चर सिंध की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है और ये बहुत से लोगों को, यहाँ की जो पॉपुलेशन का एक हिस्सा है, उसको एक तरह की मुलाजमत फराहम करता है और मुल्क की फूड प्रोडक्शन में इजाफ़ा करता है, उसमें हिस्सा लेता है, ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने में हिस्सा लेता है। अगर इसको जो एग्रीकल्चर है सिंध को, इसको मॉडर्न किया जाए और सपोर्ट किया जाए सिंध के एग्रीकल्चर को, तो ये मज़ीद इम्प्रूव कर सकती है और एग्रीकल्चर सिस्टम और एक बेहतर एग्रीकल्चर जो सिस्टम होगा सिंध का, वो यकीनन फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इलाक़े की मदद करे। यानी कि इक़्तिसादी तरक्की में अगर सिस्टम अच्छा होगा तो इक़्तिसादी तरक्की को बेहतर बनाएगा और ख़ुराकी फ़राहमी को बेहतर बनाएगा। उसके बाद है एक्सरसाइज 3, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3, यूज़ द क्लस्टरिंग स्ट्रेटजी एंड डिस्कस द की एरियाज रिलेटेड टू द फॉलोइंग टॉपिक्स। राइट द एरियाज यू डिस्कस फॉर ईच टॉपिक इन योर नोटबुक। अब इन्होंने हमें 3 ये दिए हैं, मौजू दिए हैं, पोल्यूशन, नेचुरल डिज़ास्टर्स और स्पोर्ट्स। और हमें कहा है जिस तरह इन्होंने सिंध का क्लस्टर का ये बनाया था चार्ट, कि इस तरह का यानी क्लस्टर सिस्टम वो बनाएं और हर चीज़ के बारे में उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखें कि उधर के उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। जैसे पोल्यूशन है तो मुख्तलिफ़ पोल्यूशन की जो हैं उनके बारे में हम लिख सकते हैं। जो अब हमें टॉपिक्स हैं, इनमें हर टॉपिक का अगर देखें क्लस्टर बनाएं इसका और उसमें एस्पेक्ट लिखें, तो पोल्यूशन है तो उसमें बहुत सारी पोल्यूशंस आ सकती हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। इसी तरह नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं तो इसमें भी बहुत सारे डिज़ास्टर आ सकते हैं, जैसे कि हरिकेन है, अर्थक्वेक है, फ्लड है। और स्पोर्ट्स हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह के स्पोर्ट्स आ सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स। और फिर उनके अंदर भी हमारा क्लस्टर बना सकते हैं। तो इस तरह इन्होंने कहा है कि किसी एक का आपको बनाना है, इनमें से कोई एक टॉपिक लेकर उसके क्लस्टर बना के उसके फिल करें उसको। अब हमने वो तो नहीं बनाया, हमने सीधा लिख दिया है और हमने चुना है नेचुरल डिज़ास्टर्स, तो उसको हमने चुना है। अब उसमें जो हम जैसे क्लस्टर बनाते तो हमें उसमें कितने आते कि हियर आर सम कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून्स और अर्थक्वेक, फ्लड्स, टॉर्नेडोज़ और वोल्केनो eruption, वाइल्ड फायर्स और ड्राउट्स। ये खुशहाली होती है, खुशहाली को ड्राउट कहते हैं। और हमने इसमें से चुना है फिर फ्लड। अब उस पर हम पैराग्राफ लिखेंगे। तो अ फ्लड इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर, इट हैपन्स when a lot of water covers area that are usually dry, like land or roads, because of heavy rain, melting snow or overflowing rivers. Floods can be really dangerous. They damage homes, roads and crops, making it hard for people to stay safe and causing a lot of problems. When floods come, they can force people to leave their homes and find shelter somewhere safer. The water can be deep and move fast, making it tough to travel or rescue anyone stuck in it. Floods can also pollute the water, making it unsafe to drink or use. To prepare for floods, we must build barriers like dams or levees to try to keep the water away. It is important to have plans in case of floods and to listen to authorities to stay safe when they happen. यही बताया गया है कि फ्लड जो है, सैलाब है, एक नेचुरल डिज़ास्टर है और ये उस वक्त होता है जब पानी जो है खुश्क जगह को कवर कर ले, जैसे कि रोड्स और ज़मीनों को, उन जगहों पे पानी भर जाए जो जगह आमतौर पर खुश्क होती हैं। और किस वजह से? बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से या बर्फ़ पिघलने की वजह से या दरिया बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाए उसकी वजह से, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादातर होता है कि बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा और दरिया ज़्यादा भर जाते हैं तो पानी आसपास बाहर निकल आता है।
तो जो फ्लड्स हैं बहुत डेंजरस होते हैं, ये घरों को, सड़कों को, फसलों को बिल्कुल तबाह कर देते हैं और लोगों के लिए सेफ़ रहना मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। जब फ्लड्स सैलाब आते हैं तो इसकी वजह से लोगों को घर बार छोड़ के शेल्टर ढूंढने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है और वाटर बहुत ज़्यादा डीप भी हो सकता है और तेज़ी से ये आता है, सैलाब जो होता है बहुत तेज़ी से आता है, तो इसकी वजह से सफ़र करना और फ़ौरन निकलना मुश्किल होता है, लोग उसमें फंस सकते हैं। और ये जो फ्लड है ये पानी को ख़राब भी कर सकता है, पोल्यूट करता है और लोगों के लिए यानी कि अनसेफ बना देता है। लोग उसको पानी को भी पी नहीं सकते, मट्टी कचरा उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसकी तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, फ्लड की हमें बैरियर्स बनाना चाहिए दरियाओं के किनारे पे, डैम्स या लेवीज़, ताकि पानी दूर रहे रिहायशी जगहों से, फसलों से। और ज़रूरी है कि जब फ्लड आए तो फिर अथॉरिटीज़ की बात सुनी जाए और ताकि सेफ़ रह सकें। तो ये तो हमारा यूनिट 1 क्लास 10 की इंग्लिश का, और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा लेसन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।